वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में एक सेक्शन 304 है इसका, जिसमें एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप के लिए जो क्राइटेरियाज हैं, उसकी जो प्रोविजंस हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम इस वीडियो को थ्री सब पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उसमें डिवाइड करेंगे कि कौन कौन लोग जो है वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। फिर उसमें पिटीशन फाइल करने के लिए कंपनी, क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरी, इनके लिए क्या कंडीशंस हैं। बेसिकली ये एक कैटेगरी है उन लोगों की जो कंपनी इटसेल्फ है या उसके जो इन्वेस्टर्स हैं। क्रेडिटर्स ने भी एक किस्म का अपना पैसा लगाया हुआ होता है बिजनेस में, और कंट्रीब्यूटरीज ने एज अ शेयर होल्डर पैसा लगाया हुआ होता है। उसके बाद कंडीशन फॉर द पेटिशन, अगर जो पेटिशन है वो रजिस्ट्रार या एससीसीपी या एससीसीपी ने अगर किसी पर्सन को ऑथराइज किया वो उनकी तरफ से फाइल की जाए कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगी वो भी हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। यानी रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से पेटिशन के लिए कंडीशन क्या है। तो इसमें सेक्शन 304 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है उसकी प्रोविजन हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक एप्लीकेशन जो कोर्ट को दी जाएगी, वो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के लिए, वो बाय पेटिशन प्रेजेंटेड होनी चाहिए। अब पेटिशन का जो मीनिंग है, पेटिशन का मतलब भी एप्लीकेशन ही है, लेकिन पेटिशन एक ऐसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को कहते हैं जिसके अंदर आप कोर्ट से कोई स्पेसिफिक ऑर्डर सीख कर रहे होते हैं। तो वाइंडिंग अप की पेटिशन का मतलब है कि एक ऐसी एप्लीकेशन जिसका सिर्फ एक मकसद होता है कि कोर्ट से वाइंडिंग अप का ऑर्डर लिया जाए। तो अगर वो पेटिशन सक्सेसफुल होगी तो इसका मतलब है कि वाइंडिंग अप की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कमेंस हो जाएंगी, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगी तो फिर कोर्ट जो है, इसका मतलब है कि आपकी जो पेटिशन है वो रिजेक्ट हो गई। तो ये पेटिशन किस किस की तरफ से की जा सकती है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं जो लॉ अलाउ करता है कि कंपनी भी ये फाइल कर सकती है, जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास करके। किसी क्रेडिटर की तरफ से भी फाइल हो सकती है, चाहे वो कंटीजेंट क्रेडिटर हों या प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर हों। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यानी एक ऐसा पर्सन, फॉर एग्जाम्पल जिसके साथ लिटिगेशन चल रही है आपकी, और उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि शायद उसे पैसे देने पड़े या ना देने पड़े, कंडीशनल अमाउंट है, लेकिन वो भी इवन केस फाइल कर सकता है। कंट्रीब्यूटरी, जो कंट्रीब्यूटरी की टर्म इस सेक्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन में डिफाइन की गई है, उसमें बताया गया है कि अ पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी ऑन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। तो बेसिकली ऐसा होता है कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो, तो जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने वो गारंटी जितनी अमाउंट देनी होती है, उन्हें उतनी कंट्रीब्यूशन करनी होती है, वो कंट्रीब्यूटरी होते हैं। और जहाँ पे शेयर्स भी हों या शेयर्स हों और गारंटी ना भी हो, जैसे जस्ट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, तो उसके अंदर अगर अनपेड अमाउंट ऑन कैपिटल होगी तो उतनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है मेंबर्स को टुवर्ड्स द कंपनीज एसेट्स, जब वो वाइंड अप हो रही हो। तो ये तीन मेन पार्टीज हैं, और लॉ ये भी अलाउ करता है कि ये तीनों पार्टीज मिलकर या तीनों पार्टीज अलग अलग या इनमें से कोई सी दो पार्टीज मिलकर भी पेटिशन फाइल कर सकती हैं। तो कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी के कंट्रीब्यूटरीज, कंट्रीब्यूटरीज को आप यहाँ पर शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रख सकते हैं, और ऑल और एनी ऑफ द अफोरसेड पार्टीज टुगेदर और सेपरेटली, मिलके भी और अलग अलग भी। इसी तरीके से रेगुलेटरी बॉडीज की साइड पर आए तो रजिस्ट्रार की तरफ से पेटिशन आ सकती है, एससीसीपी की तरफ से आ सकती है, या किसी ऐसे पर्सन की तरफ से भी आ सकती है जिसको एससीसीपी ने इस सिलसिले में ऑथराइज किया हो, अलाउ किया हो। यानी एससीसीपी अपने किसी ऑफिशियल को अथॉरिटी दे देते हैं और फिर उनकी तरफ से जो है पेटिशन फाइल हो जाती है। तो ये तो पार्टीज हो गई, लेकिन ये नहीं है कि भाई जिसका जब दिल करेगा वो आकर जो है कोर्ट के अंदर पेटिशन फाइल कर सकता है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, अब उन कंडीशंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का एंगल। कंपनी को कुछ पर्टिकुलर्स जमा करवाने पड़ेंगे अपनी पेटिशन के साथ। वो पर्टिकुलर्स होने चाहिए कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के, बिजनेस ऑपरेशंस का जो स्टेटस चल रहा है वो कैसे चल रहे हैं, कंपनी के सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स जो उसके अगेंस्ट पेंडिंग है, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उनकी डिटेल देंगे। तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेस पर कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि क्या कंपनी को वाइंड अप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर क्रेडिटर्स का रूल देखते हैं। तो क्रेडिटर्स जो हैं उसमें ये शर्त है कि वो पहले जो कॉस्ट हैं उसकी सिक्योरिटी कोर्ट को देंगे, जो कोर्ट को रीजनेबल लगे। क्योंकि ये जो केस चलता है सारा, इस पर जो खर्चा आता है, तो बाजू का तो ऐसा होता है कि कोर्ट कहती है कि भाई आपने गलत पिटीशन फाइल की थी, जिससे कोर्ट का टाइम भी ज़ाया हुआ, दूसरी पार्टी की भी खामा कॉस्ट लगी। तो आप इतने पैसे जमा करवाएं कि अगर आप गलत हुए तो फिर वो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी केसेस की, और जो कोर्ट की कॉस्ट लगेगी जितनी इंक्वायरी और टाइम के ऊपर। और एक प्राइमा फेशा केस फॉर वाइंडिंग अप होना चाहिए कि जो कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक। प्राइमा फेशा होता है कि अपेरेंटली वो केस बनता हो, जैसे
हम लॉ में पढ़ते हैं कि 100,000 से ज़्यादा की अमाउंट ड्यू जो है वो 30 डेज तक अगर अनसेटिस्फाइड रह जाए तो फिर उस सिलसिले में केस हो सकता है। तो कोई ना कोई जो ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप है वो अपेरेंटली एटलीस्ट जो है वो पूरा ज़रूर हो रहा, ताकि कोर्ट उसके ऊपर जो है पेटिशन की जो हियरिंग है उसमें ये देख सके कि वाकई वो क्राइटेरिया मीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अपेरेंटली तो बिल्कुल वाजे कुछ ना कुछ होना चाहिए कि ये एविडेंस है, ये सिचुएशन है जिसकी वजह से वाइंडिंग अप शुरू होनी चाहिए। कंट्रीब्यूटरी के लिए या कंट्रीब्यूटरीज मिलकर अगर केस भी करते हैं तो उसके लिए रूल ये है कि या तो नंबर ऑफ मेंबर्स आपके जो है ना लीगल मिनिमम से जो है नीचे चले गए हों, और जो कंट्रीब्यूटरी हैं वो शेयर होल्ड कर रहे हों लास्ट 180 डेज, एटलीस्ट 180 डेज के लिए इन 18 मंथ्स प्रीसीडिंग कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। कि वाइंडिंग अप के जो कमेंसमेंट डेट है उससे जो 18 महीने का टाइम है पिछला, उस 18 महीने में उसने कम से कम 180 डेज जो है ना वो शेयर्स होल्ड किए हों, या शेयर्स फिर उसे जो है उस पर डिवॉल्व हुए हों थ्रू द डेथ ऑफ फॉर्मर होल्डर। तो फिर जाहिर बात है कि भाई उसके 180 डेज नहीं भी हुए और सिचुएशन ऐसी राइज हो रही है तो फिर वो केस फाइल कर सकता है। तो ये कंडीशंस तो हमने उनके लिए पढ़ी जो कंपनी और कंपनी के अंदर जिन्होंने पैसा लगाया हुआ होता है उनसे रिलेटेड लोग जो हैं। अब जरा रेगुलेटरी बॉडीज़ की जो है कंडीशन है उनको भी देखते हैं। तो रजिस्ट्रार के लिए जो कंडीशन है वो बेसिकली ये है कि पहले उन्हें एक सैंक्शन यानी अप्रूवल लेना पड़ेगा कमीशन से। तो रजिस्ट्रार भी इवन कमीशन से पूछ कर ही पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप को जो है वो फिर करेंगे, प्राइवेट सैंक्शन चाहिए। और एसईसीपी जो है वो इस सिलसिले में रजिस्ट्रार को ऐसा अप्रूवल तभी देगा जब उससे पहले वो कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देंगे। तो उसके बाद भी अगर वो समझते हैं कि नहीं इसकी वाइंडिंग अप होनी चाहिए तो वो रजिस्ट्रार को इसका अप्रूवल दे देंगे कि वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब कमीशन या कमीशन किसी पर्सन को ऑथराइज कर देता है अपने बिहाफ पे कि वो एक जो है पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप एक कंपनी की इनिशिएट करें। तो उस सिलसिले में फिर एक इन्वेस्टिगेशन होगी कंपनी के अफेयर्स में, जिसमें या तो ये इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ हो कि कंपनी जो है वो फ्रॉडलेंट या अनलॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म की गई थी, या वो कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जो उसके मेमोरेंडम के मुताबिक ऑथराइज नहीं है। अब ये रूल इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता क्योंकि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस तो बेशक हो सकती है, लेकिन अब कंपनीज जो हैं कोई भी लॉफुल एक्टिविटी अगर वो कर रहे हैं तो दैट्स फाइन। बाकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो ठीक है या नहीं है उसकी जो है एक इशू हो सकता है। Its business is being conducted in a manner oppressive to any of its members or persons concerned in the formation of the company। ये इशू हमने उसमें भी पढ़ा था जब हम ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप को डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पर जो सेक्शन हमारा 301 है तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ डिसएडवांटेजेस किस्म की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, उन्हें ऑप्रेस किया जा रहा हो कुछ मेंबर्स को। तो उस सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है, या जहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो गिल्टी हो फ्रॉड की, मिसफीसेंस ये होता है कि जहाँ पे अपनी अथॉरिटी को इनअप्रोप्रिएटली इस्तेमाल किया जा रहा हो, और अगर मिसकंडक्ट टुवर्ड द कंपनी और टुवर्ड एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो इन सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन से अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट रिवील होता है, सामने आता है, तो फिर कमीशन या उसके ऑथराइज पर्सन जो है कंपनी के अगेंस्ट पिटीशन फॉर फाइंडिंग अप फाइल कर सकते हैं। इसमें भी वंस अगेन ये है कि एसईसीपी की तरफ से कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए ताकि वो रिप्रेजेंटेशन अपनी दे सकें पिटीशन से पहले। और एक मामला ऐसा भी है जिसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक एंटिटी का लाइसेंस रिवोक कर दिया है एसईसीपी ने या किसी और ने, और उस एंटिटी का वही लाइसेंस एक्टिविटी जो थी वही उसका सोल बिजनेस था, तो अब किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कंपनी तो कोई और काम कर नहीं सकती, कोई और काम तो उसका है नहीं। वही एक काम था जिसका उसे लाइसेंस मिला हुआ था, वो लाइसेंस भी कैंसिल हो गया, तो उसके लिए तो कोई बिजनेस कंटिन्यू करना फिजिबल ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली जो है वो कह लें कि जी पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप फाइल की जा सकती है। तो ये हमारा सेक्शन 304 था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।